तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश दीक्षित आपके समक्ष लेकर आया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 11th। ये चैप्टर है किसके लिए बेसिकली? ये चैप्टर है उन सारे विद्यार्थियों को के लिए जो केमिस्ट्री में रखते हैं रुचि और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए जो जेईई के हैं, नीट के हैं, क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, इंग्लिश बोर्ड के हैं, जिनको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, उनके लिए ये लेक्चर है। ये लेक्चर है ड्रॉपर बच्चा जो है या क्लास 12 का जो बच्चा है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर कहीं न कहीं छोड़ चुका था या कभी न कभी भूल चुका था या रिवाइज करना चाहता है फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। यही मेरी सीरीज़ का नाम रहेगा और मैं इस सीरीज़ में सारी चीज़ें बेसिक लेवल से उठाऊँगा और एडवांस लेवल तक जाऊँगा। आइए शुरू करते हैं। इस जर्नी में मेरा साथ मैं ज़रूर आपका साथ माँगूँगा, मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल। पहली स्लाइड में लेकर आया हूँ पतली के साथ, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्यों? इस चैप्टर का इस बटरफ्लाई से क्या लिंक है? इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। लाइक जैसे चैप्टर का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से बहुत-बहुत सारी गतिविधियों का चेंजेस होते हैं, लाइक चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, चेंजेस इन साइज़, बहुत-बहुत सी चीज़ें जो दिखी, जो चमत्कार को बोल दिया गया कि ये चीज़ चमत्कार है या फिर एक्सेप्शन बोल दिया गया, ये चीज़ एक्सेप्शन है या केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है। उन चीज़ों को रियलिटी में क्या दिक्कत आ रही थी, वो हम समझेंगे। लाइक एक एटम में क्या दिक्कत आ रही है या एक एटम का इधर से उधर मूवमेंट वो केमिस्ट्री को पूरी चेंज कर देता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो पूरी केमिस्ट्री को चेंज कर देता है। लाइक इसमें हम ये देख रहे हैं कि सारे बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं हमें बटरफ्लाई में। बटरफ्लाई में कलर्स आते हैं ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। कोई ये इतनी प्यारी सी सुंदर सी बटरफ्लाई जो भगवान ने बनाई है, इन्हें कोई पकड़ कर रंग नहीं रहा है। लाइक इनमें कोई कलर नहीं भर रहा है। बहुत सारे कलर्स हैं, बीच में कलर कुछ और है। जब हम और दूर की तरफ चलते हैं तो कलर कुछ और आ जाता है और हम आगे चलते हैं तो कलर कुछ और आ जाता है। तो कौन-सा ऐसा ऐसा पेंटर है जो बटरफ्लाई को पकड़-पकड़ के कलर कर रहा है? कोई नहीं है ऐसा। बटरफ्लाई अपना कलर केवल और केवल ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर चेंज करती है। ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर वो खूबसूरत दिखती है। लाइक कि हमने बचपन में देखा होगा क्लास 5th-6th में एक हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी हुआ करती थी, जिसमें एक एक पेपर पर एक घोड़ा रहता था और उसके ऊपर एक हम स्लाइड रख करते थे। एक एक पेज आता था जो स्लाइडिंग वाला। जैसे ही हम स्लाइड करते थे उस पेज को आगे-पीछे और वो घोड़ा क्या करता था, चलने लगता था, दौड़ने लगता था या घास खाने लगता था। बेसिक हम करते क्या थे, हम एज़ ऑब्जर्वर उस पेज को जो ऊपर वाला पेज है, जो स्लाइडर है, उसको हम स्लाइड करते थे आगे-पीछे और उससे क्या होता था, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता उस फ़ोटो का। उसकी वजह से हमें दिखता था, हमें ऐसा व्यतीत होता था, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा महसूस होता था कि वो घोड़ा चल रहा है, घास खा रहा है या कुछ भी कर रहा है। या हमने देखा होगा बचपन में या अभी भी कोई शाइनी पेपर होता है या जैसे कि कोई लाइट ग्रीन कलर का पेपर है और जब हमने ऐसे चेंज किया, शाइनी पेपर है, तो वो एकदम से येलो कलर में चेंज हो जा रहा है या हमने ऐसे करके चेंज किया स्ट्रक्चर उसका, तो येलो से लाइट ग्रीन कलर चेंज हो जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? बस हम उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे थे। हम स्ट्रक्चर जहाँ से चेंज करते हैं, तो वहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। अगर अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, है ना? आगे हम चलते हैं और चीज़ें समझेंगे, क्या-क्या चीज़ें आईं, क्या-क्या चीज़ें नहीं आईं। लाइक हम जब 50x पे ज़ूम करें तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। उसके आगे जब हम 1000x पर जब हम ज़ूम करते हैं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखता है और जब हम आगे 5000x पे जब हम ज़ूम करते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो बटरफ्लाइज़ के स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं जिसकी वज़ह से उनके कलर्स चेंज होते हैं। ये तो था इसका और अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जब हम स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो उनकी केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारी चेंज हो जाएँगी। वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे भी। लाइक बटरफ्लाइज़ गेट देयर कलर्स फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस। पहला क्या है? ऑर्डिनरी कलर्स। ऑर्डिनरी कलर्स से कैसे? दीज़ कम फ्रॉम नॉर्मल केमिकल्स। नॉर्मल केमिकल्स लाइक ये जो मेरी शर्ट जो मैं ये पहना हूँ ग्रीन कलर की, इसमें क्या है? केमिकल्स डाले हैं। ये कोई स्ट्रक्चर की वजह से कलर नहीं चेंज हो रहा। ये केमिकल्स की वजह से दिख रहा है हमें। लाइक इसमें ग्रीन कलर की डाई डाली गई है, जिससे हमें क्या पता है कि ये ग्रीन कलर ये केवल एब्ज़ॉर्ब करेगा, जो कि रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में आएगा और सारे कलर्स क्या हो जाएँगे? फेड हो जाएँगे सराउंडिंग्स में। ग्रीन कलर के अलावा हमें और कोई कलर नहीं दिखेगा। लाइक हम दूसरी बात करें स्ट्रक्चरल कलर्स की, तो हमें क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ बटरफ्लाइज़ विंग्स। बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं, उनके अलग-अलग स्ट्रक्चर होते हैं। इसकी वजह से अलग-अलग कलर्स उनमें हमें दिखते हैं। The color can shift
एज़ द ऑब्जर्वर मूव्स, जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं एक पेपर शाइनी पेपर को मैं अगर इधर से इधर चेंज करूँ, तो लाइट ग्रीन कलर से वो क्या हो जा रहा है? येलो कलर में चेंज हो जा रहा है या येलो कलर से लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जा रहा है। और ये एक बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट इसे कहते हैं इंग्लिश में। इसको क्या कहते हैं? दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड इरिडिसेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इरिडिसेंस, इरिडिसेंस क्या होता है? द कलर कैन शिफ्ट एज़ द ऑब्जर्वर मूव्स। जब ऑब्जर्वर मूव करता है, तो कलर उसका क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इमिनेसेंस। अभी तक यहाँ तक मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पढ़ने का क्या फायदा है, क्या मतलब है, इस चीज का ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे हम चलते हैं और बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द एटम्स इन द कन्वेंशनल वे यूजिंग लाइट, नो मैटर हाउ हाई द रिजोल्यूशन इज। रिजोल्यूशन की जब हम बात करें, लाइक कि ये इस बटरफ्लाई में क्या करा था हमने, 50x में हमने जूम किया तो हमें स्ट्रक्चर मिला ये देखने को। फिर हमने जब 1000x पे हमने जूम किया तो हमें स्ट्रक्चर मिला ये देखने को। जब हमने 5000x पे जब हमने जूम किया तो स्ट्रक्चर मुझे मिला ये देखने को। अब हम अगर हम एटम की बात करें या मॉलिक्यूल की बात करें या हम किसी कंपाउंड की बात करें, तो लाइक कि जो हॉलीवुड में जो मूवीज जो शूट होती हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कैमरास जिसमें टॉम क्रूज कहीं उछालते हुए दिखता है, कहीं कूदते हुए दिखता है, कहीं पहाड़ियों पे चढ़ते हुए कुछ भी करते हुए दिखता है। अगर उन कैमरास को हम लेकर आएँ और हम वो स्टडी करें कि एक एटम में अगर हम ज़ूम करें, ज़ूम इन करें, ज़ूम आउट करें, कुछ भी करें, तो हमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फिर केम जो एटम्स की जो गतिविधियाँ हैं, इंटरनल गतिविधियाँ, इंटरनल जो चीज़ें चल रही हैं, वो अगर हम देखने की कोशिश करें, तो हमें नहीं दिखेंगी। उस चीज़ के लिए जे.जे. थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, नील बोर साहब आए, हमारे पास जेम्स चैडविक साहब आए, बहुत बड़े-बड़े धुरंधर जो केमिस्ट्री के माई-बाप हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, उन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत और बहुत सारे परिश्रम के साथ इन सारी चीज़ों की खोज की कि असल बात में कि केमिस्ट्री में हो क्या रहा है। लाइक बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको जादू कह देते हैं। जादू नहीं, उसके पीछे की केमिस्ट्री है। या हम कभी-कभी केमिस्ट्री में ये कह देते हैं एक्सेप्शन है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ नॉट एक्सेप्शन, केमिस्ट्री इज़ ओनली अबाउट द मूवमेंट ऑफ एटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और अगर इंटरनली हम बात करें, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने का हमें यूज़ क्या है? अगर हम स्टडीज़ की अगर हम बात करें, अगर ये तो बहुत सारी चीज़ें हमने बेसिक डे टू डे लाइफ के बारे में बहुत सारा हमने ज्ञान ले लिया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने की ज़रूरत क्या है? अगर हम कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये हमें मदद करेगा पीरियोडिक टेबल को समझने में, वो मदद करेगा हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को मदद करेगा हमें केमिकल बॉन्डिंग को समझने में, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, बहुत सारी चीज़ें इन्हीं चैप्टरों से, इस चैप्टर से बेसिक से लिंक हैं। या फिर हम अगर हम फिज़िक्स की बात करें, तो ये हमें मदद करेगा मॉडर्न फिज़िक्स में, जहाँ पे जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, नीट में क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आइए आगे बढ़ते हैं। उसमें इस चैप्टर की जर्नी में मुझे बेहद आपका बहुत साथ चाहिए होगा। लाइक कि अगर हम एक और हम अगर बात करें, लाइक कि कन्वेंशनल वे या फिर रिज़ॉल्यूशन की तरफ से, अगर मैं एक बायोलॉजी का एग्ज़ाम्पल लूँ, क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी देखी होगी या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ आती हैं। एक स्लाइड जो काँच की स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड होती है, अगर हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप के रिज़ॉल्यूशन पे अगर हम देखते हैं, तो उसमें हमें क्या बैक्टीरियाज़ तिलमिलाते हुए, झिलझिलाते हुए, टहलते हुए, घूमते हुए जीवित बैक्टीरिया हमें दिख जाते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, एटम्स में अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है या एटम्स क्या हैं या उसके इंटरनल मैकेनिज्म है क्या, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये हमें चीज़ें नहीं दिखती क्या है। इस वजह से बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक्सपेरिमेंट्स आएँगे बहुत सारे, थोड़ी-थोड़ी थ्योरी है, थोड़ी बोर लगेगी आपको, पर मैं बोर बिल्कुल नहीं होने दूँगा। मेरे साथ चलेंगे आप, बिल्कुल बोर नहीं होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की शुरुआत करते हैं। Chemistry is the study of composition, structure, properties and change of matter. Change of matter, प्रॉपर्टीज उसकी क्या-क्या हैं, स्ट्रक्चर्स उसके क्या-क्या हैं, कंपोजिशन क्या-क्या मिलाकर क्या बन रहा है, लाइक लाल, हरा, पीला मिलाकर पिछले पहले ज़माने के जादूगर नीला निकाल देते थे, पीला-नीला मिलाकर काला बना देते थे, ऐसे-ऐसे कलर मिलाकर बहुत सारी चीज़ें बना देते थे, बहुत सारे जादूगर जो हुआ करते थे। लाइक कि बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल एक आगे आने वाला है, हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जीओसी में। जैसे क्या होता था कि जो मेरे पुराने टीचर थे, उन्होंने ये बताया था मुझे कि जो जादूगर हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि एक बोन ले लिया करते थे कैल्शियम कार्बोनेट की और उसमें ऐसा केमिकल रिएक्शन करते थे, वो रिएक्शन मैं पढ़ाऊँगा आपको आने वाले चैप्टर में,
कि उसमें ब्लड रेड कलर का एक लिक्विड सॉल्यूशन गिरने लगता था। तो वो चीज़ अगर लोगों को दिखा देते थे, तो लोग बाग अचंभव होने लगते थे कि यार ये कैल्शियम कार्बोनेट की बोन से ये ब्लड कैसे निकल रहा है। वो ब्लड नहीं होता था, केवल और केवल एक हाथ की सफाई और केमिकल रिएक्शंस का जादू होता था, या केमिकल रिएक्शंस होती थी इंटरनली। इसकी वजह से हमें ब्लड रेड सॉल्यूशन मिल जाता था और कुछ नहीं होता था। ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, वो हम देखेंगे। ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें, तो व्हाट वी सी आईज आर फोटो डिटेक्टर्स। फोटो डिटेक्टर्स डिटेक्टर्स क्या होते हैं? फोटो। जहाँ पे वर्ड फोटो आ जाए, फोटो क्या करता है? दर्शाता है लाइट को। लाइक फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो लाइट की वजह से सिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में जो खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। वैसे ही फोटो डिटेक्टर्स, फोटो कहाँ, जहां वर्ड फोटो आ जाए। डिटेक्टर्स, डिटेक्टर्स क्या होते हैं? जो डिटेक्ट करते हैं चीज। लाइक पहले की मूवीज जो आती थी, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव राहुल, डिटेक्टिव रोहन। तो वहां पे रोहन क्या होता था? डिटेक्टिव होता था। डिटेक्टिव क्या? जो खोज करे, जो चीजों को देखे, जो चीजों को समझे, खोज करे, जो छानबीन करे, उसको डिटेक्टिव कहते हैं। व्हाट वी फील, केमिकल्स इन द ब्रेन। केमिकल्स इन द ब्रेन, लाइक अगर किसी ने, हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी में ये वाला एक स्ट्रक्चर देखा होगा, जिसमें ऐसे करके न्यूरॉन्स बने रहते थे, बीच में न्यूक्लियस रहता था, फिर उससे अटैच और सारे न्यूरॉन्स होते थे, ऐसे करके बीच में फिर न्यूक्लियस अटैच होता है। इसके बीच में जो केमिकल्स आते हैं, ये ब्रेन्स का जो सिग्नल्स जो प्रोसेस होती है, उसमें बीच में केमिकल्स होते हैं, राइट? तो उसमें चीज आ जाती है व्हाट वी ईट। केमिकल्स, आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो केमिकल से बन रही हैं, हम पर तब भी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं आजकल तो सब्जियों में, एग्रीकल्चर फील्ड में केमिकल्स का बहुत यूज हो गया है ना, जो कि नहीं होना चाहिए फॉर द सेहत, सेहत के पर्पज से। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट सपोर्ट्स अस, स्केलेटन इज सिरेमिक। सिरेमिक क्या? लाइक कैल्शियम से बनता है ना? जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारे बोन्स हैं, उसमें कैल्शियम्स होते हैं। तभी हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करो, ज्यादा खाओ, है ना? पर आज के जमाने में तो लोग, बच्चों को मोमोज और बर्गर और नूडल्स में ही पसंद है। वो सारी चीजें गलत है। व्हेन वी वर्क, मसल्स यूज द एनर्जी स्टोर्ड एज ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आगे आएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला एक बार रिकॉल करिए, रिकॉल करिए, करिए। हाँ, बिल्कुल सही। क्या रिकॉल किया? C6H12O6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये सारी चीजें हैं। और आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास। वट इज एवरीथिंग मेड ऑफ। सारी चीजें बनी किस धातु से हैं? ये सारी चीजें किस किस चीज से बनी हुई? लाइक हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। पर अंदर क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है। लाइक अगर हम एटम्स की हम जब बात करें, तो ऐसा लगता है कि सर ठीक है, आप एटम्स की बात कर रहे हो। एटम्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। या एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ही तो होंगे, या क्या चीजें होंगी? एक ही चीज तो होगी, पर अलग अलग चीजें कैसे शो करता है? ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। लाइक अगर हम बात करें सोडियम की, Na। सोडियम को कैसे लिखा जाता है? Na। सोडियम इज रिटन एज Na। तो सोडियम का केमिकल फॉर्मूला जो लिखने का तरीका है, वो Na। जब हम सोडियम को वाटर के साथ, पानी पानी H2O, सोडियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या होता है? इट कैचेस फायर। कैचेस फायर। ये लोगों ने देखा होगा बुक्स में कि सोडियम बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना वो नहीं होता, हार्ड नहीं होता। उसको हम वी कैन कट इट फ्रॉम थ्रू नाइफ। हम चाकू से भी सोडियम को काट सकते हैं ना। जब सोडियम को हम वाटर में रिएक्ट करा, मतलब हिट करते हैं, तो इट कैचेस फायर। जब हम आयरन को, Fe, आयरन का क्या फॉर्मूला है? Fe। आयरन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Fe। जब Fe को हम पानी में डालते हैं, तो हमें क्या मिलती है? हमें क्या मिलता है? रस्टिंग। तुरंत ही नहीं होती, कुछ दिन बाद रस्टिंग हो जाती है। लाइक कि हम लोग जब स्कूल की अगर हम बात करें, क्लास 8th 9th में सब लोग साइकिल से, या 9th 10th में, अभी भी, मैं तो अभी भी साइकिल से चलता हूँ। साइकिल से जो बच्चे जाते हैं, उनकी बच्चों की कभी-कभी होता है ना कि रस्टिंग लगना चालू हो जाती है। कहीं न कहीं जहाँ लोहे का वो होता है, कभी स्कूल के बाहर खड़ी कर दिया, घर के बाहर खड़ी कर दिया, जहाँ बारिश के टाइम पे, वहाँ जंग लगना चालू हो जाती है, काई लगना चालू हो जाती है। जब आयरन वाटर के प्रेजेंस में आता है, रिएक्शन करता है, तो रस्टिंग होने लगती है। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड, गोल्ड क्या होता है? Au। गोल्ड की अगर हम जब बात करें, तो हमारे पास जब पानी के साथ रिएक्ट करता है बेटा, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, क्या होता है? क्या रिएक्शन होती है? नो रिएक्शन। तभी हम लोग क्या करते हैं? गोल्ड को पहनते हैं। हमारी माताएं बहनें जो हैं, वो गोल्ड को इसीलिए वियर करती है, क्योंकि इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। पानी के साथ हो, मॉइस्चर के साथ हो, या एनवायरनमेंट के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता।
ठीक है, आयोनाइज नहीं होता, चीजें नहीं होती, लाइक एल्यूमिनियम या पीतल हो गया या कुछ भी हो गया, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगता है, ये रिएक्ट नहीं करता। पर है क्या, इसमें भी एटम्स है ना, गोल्ड में भी एटम्स है, और हमारे पास सोडियम में भी एटम्स है। मतलब जो मूल धारा है, जो बेसिक, जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक चीजें हैं, जो किस चीज पर ये बेस्ड है, बेस्ड तो एटम पर ही है। सोडियम में भी एटम है, सोडियम में 11 एटम्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गोल्ड में भी एटम्स है, आयरन में भी एटम्स है, आयरन में भी एटम्स है। पर ऐसा क्या है कि ये रिएक्ट कर जा रहे हैं, ये रिएक्ट नहीं कर रहे? पर दिक्कत क्या है? बस हमें इनकी स्टडी करनी है। जो बेसिक स्ट्रक्चर पे बात आ जाती है जब, तो वहां पर चीजें क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और भी पता करेंगे, और भी चीजें देखेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं टाइम लाइन ऑफ एटॉमिक थ्योरी। टाइम लाइन ऑफ एटॉमिक थ्योरी, लाइक कि डेमोक्रेटस आए 460 बीसी से 370 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट, बीसी फॉर बिफोर क्राइस्ट। he believed the universe comprises of two materials, atoms and the void, which are tiny particles. उन्होंने बताया कि पूरी जो जितनी भी यूनिवर्स बनी है comprises of two materials. One is, पहला क्या है यहाँ पर, आपका पहला है एटम, और दूसरा क्या है, वॉइड, है ना। एटम्स और वॉइड विच आर टाइनी पार्टिकल्स, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटमॉस। इनडिविजिबल क्या होता है, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, डिविजिबल क्या, जो टूट जाए, और जो इनडिविजिबल क्या, जो ना टूटे, और विच कैन नॉट ब्रेक फर्दर। हाँ, दिस इज द एंड पॉइंट, कि हाँ अब उसके ज्यादा हम उसके आगे अगर हम नहीं जा सकते, तो उसका नाम क्या दिया, एटमॉस। उस चीज का नाम क्या दिया उन्होंने, एटोमॉस। एटम नहीं, एटमॉस दिया नाम मैंने। तो सबसे पहले जो एटमॉस नाम देने वाले कौन थे, डेमोक्रिटस। ठीक है, उसके बाद कौन आए, एरिस्टोटल आए। एरिस्टोटल का नाम सुना होगा अगर, तो एरिस्टोटल कब आए थे, 320 बीसी में आए थे वो। और उन्होंने क्या बोला, he rejected the idea of atmos and he believed that everything was made up of four elements, that is water, air, earth and fire। पानी, हवा, और हम हमारी पृथ्वी और आग, इन चारों चीजों से बना हुआ पूरा क्या है, जो हमारी जो सारी चीजें, एवरीथिंग बनी हुई है, इन चारों चीजों से बनी हुई है। फिर बाद में आए एंटोनी लवोइजियर 1786 में, 1786 में एंटोनी लवोइजियर ने क्या बोला, क्रिएटेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्होंने क्या किया, इनमें धारा रखी, इन द सेंस उन्होंने जैसे कि बोलते नहीं है कि जब कोई मकान बनाने जा रहे हैं तो पहले नींव भरी जाती है, तो नींव उन्होंने रखी मॉडर्न केमिस्ट्री की। और क्या बताया उन्होंने, that कि through the experiments on the conservation of mass and how chemical reactions formation। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। mass can neither be created nor be destroyed, it can only transfer from one form to, ये उन्होंने बोला। अब ये सारी चीजें क्या, आगे क्या बोल दिया, ही बिलीव्ड ऑल एटम्स आर, उन्होंने तो ये बोल दिया। उसके बाद फिर कौन है, डाल्टन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, यहाँ से बहुत सारी चीजें फिर ऐसी थी जो जो साइंटिस्टों को समझ में नहीं आ रही थी, यार ये चीजें हो क्या रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स में क्या, इसके अंदर की और भी चीजें, क्या अभी तक इलेक्ट्रॉन की कोई बात नहीं हुई थी, पर बातें चल रही थी इस एटम के टॉपिक पर। तो बहुत से साइंटिस्टों में खलबली सी मच गई, एक हड़कंप सा मच गया एकदम, कि ये चीजें हो क्या रही हैं, ये कौन सी एक नई चीजें पता चल रही है, उसके ऊपर आज हम भी एक्सपेरिमेंट्स करें। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, उन्होंने क्या बोला, ही बिलीव्ड ऑल एटम्स आर indivisible। इन्होंने भी बोला कि all atoms are indivisible and the foundation of all matter can neither be destroyed and nor be created। इन्होंने बस केवल यहाँ जो कंजर्वेशन ऑफ मास था, उसकी जो बेसिक जो डेफिनेशन है, उसको पूरा क्लैरिफाई कर दिया कि मास कैन neither be created nor be destroyed, atoms within the same element are identical। atoms within the same element are identical, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। atoms within the same element, atoms within the same element are identical।
आइडेंटिकल से क्या समझते हैं? आइडेंटिकल क्या होते हैं? आइडेंटिकल आइडेंटिकल होता है सेम, मतलब जैसे अगर मेरा क्लोन अगर खड़ा कर दिया जाए यहाँ बगल में, तो उसकी बिल्कुल मेरे बराबर हाइट होगी, मेरे बराबर चेहरा होगा, मेरे जैसा कलर होगा, मेरे जैसे बोलने का तरीका होगा, सारी चीजें सिमिलर मेरी होंगी, मतलब बिल्कुल जेरोक्स फोटोकॉपी। वो होते हैं आइडेंटिकल। लाइक कि अगर हम एक कैरेट अगर देखते हैं एग की, तो उसमें जो भी जितने भी सारे एग्स रहते हैं, उसमें जो ऑल्क होगा येलो, और जो भी जो साइज होगा एग्स का वो सब सेम होंगे। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कोई छोटा, या किसी का पीला यॉर्क है, किसी का पिंक है, किसी का रेड है, कोई भी ऐसा नहीं। आइडेंटिकल मतलब सारी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, जो भी चीजें शो करेंगे दोनों ही एक ही तरह शो करेंगे। ठीक, तो ये चीज आइडेंटिकली उन्होंने ये बताई। फिर आए कौन? जे जे थॉमसन। जे थॉमसन साहब आए 1897 में। उन्होंने क्या बताया? ही डिस्कवर्ड ही डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन विद हिज कैथोड रे ट्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी। सीआरटी एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जे थॉमसन ने। इस टॉपिक से या डल्टन एटॉमिक थ्योरी से भी क्वेश्चंस उठते हैं, जहां से पर प्रॉपर क्वेश्चन बनना चालू हो जाते हैं। ठीक, तो सीआरटी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। दिस हेल्प, जबकि नाम किसी और ने रखा था, इलेक्ट्रॉन का नाम देने वाले जे थॉमसन नहीं थे। अभी मैं आगे आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा, तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, कहीं जाना नहीं है यहाँ से। ओके, ठीक है। तो दिस हेल्प डेवलप टू डेवलप द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। तो उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल लिया था। लाइक अगर एक वाटरमेलन है, उसको अगर मैं कट करता हूँ बीच से, तो बीच में क्या है, जो सीड्स जो थे, वो उन्होंने क्या दर्शाए? उन्होंने दर्शाया कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके अलावा जो भी खाली जो जगह है हमारे पास, इसके अलावा जो हमारे पास जो खाली जगह है, ये क्या है? ये खाली स्पेस है, वो प्रोटॉन है। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जो सीड्स हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल हो गया। या फिर खीर का हम एग्जांपल ले लें। जो खीर है, उसमें जितनी किशमिश और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, उसको उन्होंने क्या बताया कि दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, और जो भी और भी जगह है, दीज आर द प्रोटॉन्स। आगे बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ये एटम की न्यूट्रलिटी को नहीं बता पाए थे सही से। ये सारी चीजें उस हिसाब से नहीं बता पाए थे। हाँ, हालांकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी, पर उस चीज को वो सही से डिफाइन नहीं कर पाए। तो इन्हीं के असिस्टेंट प्रोफेसर जो थे, जो इनके अंडर में काम कर रहे थे, उन्होंने उस चीजों को बताया सही से। पर उस चीज को बताने के चक्कर में और बहुत सारी डिस्कवरीज हो गई, है ना, बाई चांस, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, जो आगे आने वाले भी स्लाइड में बताऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। इसके बाद कौन आए? रदरफोर्ड साहब आए। रदरफोर्ड साहब कब आए? 1911 में। रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया था? कंडक्टेड द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जिसने खोज करी, ये देखिए आपके लिए बिल्कुल मैं एनसीईआरटी का ही मैं डायग्राम लेकर आया हूँ, जिसमें ऐसे करके वो एक वो होती है, स्लिट होती है बीच में, गोल्ड फॉइल होती है, यहाँ पे लेड बॉक्स होता है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलती हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगह जो फ्लोरेसेंट, ये मटेरियल जो होता है, ये पूरा फ्लोरेसेंट से होता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल इसमें लगा रहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी बताऊंगा, है ना? बहुत सारे राज हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन इतनी जल्दी नहीं डिस्कवर हो गए, तो उसके पीछे की भी क्या राजनीति थी, क्या पॉलिटिक्स थी। क्या ऐसा लगता है कि उस टाइम पे क्या पॉलिटिक्स नहीं थी? पॉलिटिक्स भी बहुत सारी थी। बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम हटा दिया गया अपना नाम लाने के चक्कर में। बहुत सारी चीजें थी, वो भी सारी चीजें हम बात करेंगे। फिर बाद में आए नील बोर। नील बोर ने क्या बोला? Bohr came up with the Bohr model of the atom where electrons orbit where the electrons orbit the nucleus in predetermined route। मतलब इनका इतना दबदबा था, इन्होंने ये बोला कि हाँ ठीक है, आप ये बोल रहे हो, पर ये चीज सत्य नहीं। उन्होंने जे थॉमसन का मॉडल डिस्कार्ड कर दिया। बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे उनके, तो उन्होंने इन्होंने क्लियर किए नील बोर ने। उन्होंने बोला कि जो बीच में जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ तक तो न्यूक्लियस की खोज हो गई थी रदरफोर्ड तक, तो नील बोर ने समझाया कि न्यूक्लियस के, जहाँ न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, और जो न्यूक्लियस में होता है, और उसके बाद जो शेल होता है, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे साहब, है ना। मतलब इतना दबदबा था इनका। उन्होंने फॉर्मूला दे दिया, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर में अगर मैं n की जगह 1 रखूं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 2 into 1 का स्क्वायर, दैट इज 2, है ना। अगर कोई भी एटम है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एडजस्ट कर लो, है ना? तो एडजस्ट कर लो कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रख दूं, नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं। यहाँ पे पहली ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, है ना। उसके बाद में अगर n इक्वल्स टू 2 रखूंगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे?
2 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 टू ज़ा 4 और 2 ज़ा 8, 8 यानी जो सेकंड ऑर्बिट होगी वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अलावा ज्यादा नहीं होंगे। तो 8 8 18 32 ऐसे करके सारी चीजें चलती रही। बेसिक फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया, 2n स्क्वायर इन्होंने दिया हमारे नील बोर साहब ने। फिर उसके बाद आए हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, दैट ही बिलीव्ड इन द एटॉमिक मॉडल एंड डिड मैथमेटिक इक्वेशंस टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन स्पॉट। इन्होंने बिल्कुल उस ऑर्बिट में भी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा और कैसा पाया जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर या ज्योमेट्रिक क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर एक ऑर्बिट ऐसे करके आ जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉन ऐसा है, अगर पाया जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा पाया जाएगा, अपोजिट स्पिन का पाया जाएगा, फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीजें आगे आएंगी। बहुत सारी चीजें आएंगी, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे लेक्चर्स में मैं लेकर आता रहूँ। ठीक, चलते हैं, यहाँ पे पूरा एक ओवरव्यू ऑफ दे दिया मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर कि क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आएगा बेसिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लाइक फिर डेमोक्रिटस ने क्या बोला 400 बीसी में, ही प्रपोज दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स which we now call atoms, derived from the Greek word that is atomos, indivisible, है ना, atomos means indivisible। ये पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना? ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई, स्टार मार्क कर देता हूँ। एटमॉस मींस इनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक, एरिस्टोटल आए 350 बीसी में, उन्होंने क्या बोला, प्रपोज दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 4 एसेंसेस, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 4 एसेंसेस, दैट इज अर्थ, वाटर, एयर, फायर। अर्थ, वाटर, एयर, फायर। अर्थ मतलब यहाँ पे आ जाएगी तो आपकी पृथ्वी, वाटर मतलब जल, और एयर मतलब वायु, और फायर मतलब अग्नि। तो जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी के चारों के मिलाप से क्या बना है, तो पूरा प्रपोज मैटर के यहाँ जितनी भी चीजें हैं अर्थ पे, जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स में, सारी चीजें इन्हीं चारों चीजें से केवल बनी। अब आते हैं डल्टन्स मॉडल ऑफ एटम, दैट इज 1803 टू 1800। उन्होंने क्या बताया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया, एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट इनडिविजिबल पार्ट्स कॉल्ड एटम। माइन्यूट एकदम बिल्कुल छोटे इनडिविजिबल पार्ट कॉल्ड एटम। एटम मतलब वाज द इनडिविजिबल, डिविजिबल एक होता है, इनडिविजिबल मतलब जो फर्दर ब्रेक फर्दर ब्रेक ना हो, यानी जो और इससे ज्यादा मतलब टूटे ना, एकदम बिल्कुल दिस इज द मतलब द लास्ट स्टेज, इसके आगे नहीं, इसके आगे टूटेगा ही नहीं, वो इसके आगे कुछ है ही नहीं, ये चीज एकदम बिल्कुल उस हम उस पहाड़ी के एकदम लास्ट पॉइंट पे खड़े हैं, जहां जिसके आगे केवल खाई है, उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। उस पॉइंट पे अगर हम आंख बंद करके इमेजिन करें तो दैट वाज द एटम। ठीक, सबके लिए उस टाइम तक जहां तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी। एटम्स ऑफ सम एलिमेंट आर अलाइक इन मॉलिक्यूलर एम्प्टी एंड साइज, मतलब बेसिकली आइडेंटिकल होंगे, है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव different masses and sizes. Atoms of different elements have different masses and sizes. Chemical compounds are formed by the union of two or more atoms of different elements. यानी जो केमिकल कंपाउंड बन रहे थे वो किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। लाइक जब दो या दो से ज्यादा एटम्स जब कंबाइन हो जाएंगे तो उससे क्या बनेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक, और क्या है एटम्स, वो केमिकल रिएक्शंस ओनली, एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, लाइक H2O लिखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे कितने, दो हाइड्रोजन हो रहे हैं और एक ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये सिंपल रेशियो 2:1 हो गया, है ना। या लाइक बेंजीन हो गया C6H6, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है बेंजीन का, जो आगे आने वाले हम लोग मतलब जीओसी में देखेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे हम इसको। तो इसमें क्या है कि 6 कार्बन है, कार्बन कितने, 6 हैं, हाइड्रोजन कितने, 6 है। तो बेसिक रेशियो लाइक 2:1, यहाँ पे 6:6, ये सारी चीजें हैं। तो बेसिक होल नंबर रेशियो ये नहीं है लाइक कि हम यहाँ पे दो हाइड्रोजन ना करके हम 1.5 हाइड्रोजन कर दें और हम क्या कर दें 1.5 ऑक्सीजन कर दें, तो ये दोनों मिलाकर 3 हो जाएंगे, या ये दोनों मिलाकर 3 हो जाएंगे। ऐसे नहीं, ये चीज नहीं। मतलब बेसिक अगर मुझे वाटर का वो चाहिए तो फिर H2O अगर चाहिए तो दो हाइड्रोजन चाहिए होंगे और एक ऑक्सीजन चाहिए होगा। केमिकल रिएक्शंस ओनली rearrange how atoms are combined in chemical compounds, right? Like HCl plus NaOH को अगर हम मिलाएंगे
NaCl प्लस H2O, मतलब रीअरेंज हो रहा है। लाइक कि अगर हम रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें, बेसिकली अगर मैं इसको एक बार थोड़ा सा रब कर दूं, अगर इसको अगर मैं इसको मिटाऊं, रीअरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो क्या मिलेगा मुझे? एक मिनट बस। रीअरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि एच सी एल प्लस NaOH goes to NaCl प्लस H2O। कैसे आया ये अगर हम इसकी बात करें, तो ये किसमें, अगर मुझे अगर इसको ब्रेक करना है, तो ये किसमें ब्रेक होगा? H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में, है ना? H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में। और ये है क्या? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेसिकली ये पाया कहाँ जाता है? अगर मैं बायोलॉजी के टर्म से बात करूं, ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। कभी कभी हमारे स्टमक में एसिडिक नेचर हो जाता है, हम कुछ खाते नहीं है, या मतलब कभी कभी खाने में देरी हो जाती है, इसलिए खाना टाइम पे खाना चाहिए, तो हमारा स्टमक क्या रिलीज करने लगता है? एसिड। एसिड का नाम क्या है? HCl। इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता, पर हाँ एसिडिक की तरफ उसका पीएच होता है। इसके बारे में स्टडी करिएगा जाके। इसीलिए कभी कभी हम गैसो फास्ट पी लेते हैं, या फिर हम यूनो पीते हैं, जिससे क्या है ना, वो होता है बेसिक, तो वो जाके न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमारा जो एसिडिक कंडीशन है, वो जब बेसिक कंडीशन के साथ मिलता है, तो हमारा पेट फिर उसके बाद एक हम चैन की सांस लेते हैं, एक डकार के साथ, है ना? और वो एसिडिक नेचर पूरा बेसिक को मिलाकर न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये होता क्या है? NaOH। NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये मिलेगा, तो ये टूटेगा कैसे? Na प्लस में और OH माइनस में। और जैसा कि हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो H प्लस का है, वो किसके साथ मिल जाएगा? OH माइनस के साथ, है ना? और जो Cl माइनस है, वो किसके साथ जुड़ जाएगा? Na प्लस के साथ। तो हमारे पास मिलेगा क्या? NaCl। NaCl क्या होता है? टाटा सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? देश का नमक। NaCl क्या है यहाँ पे? NaCl है टाटा सॉल्ट। और टाटा सॉल्ट होता क्या है? देश का नमक है। तो ये क्या, हमें नमक मिल गया, सॉल्ट मिल गया बेसिकली, और हमें क्या मिल गया? वाटर। हमें क्या मिल गया? पानी। यहाँ पे वाटर। तो ये सारी चीजें क्या हुई? केवल बस रीअरेंजमेंट हुई, उसकी वजह से क्या मिल गया हमें? NaCl सॉल्ट मिल गया और प्लस वाटर H2O मिल गया। और ये मैं बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना टाटा की तरफ से स्पॉन्सर्ड है ये वीडियो, और ना स्पॉन्सर्ड है फ्रॉम इनो या फिर गैसोफास्ट। बेस्ड ऑन लॉज ऑफ, जो सारे लॉज थे, हाँ, पर ये बताऊं मैं, अगर ये स्पॉन्सर करना चाहेंगी सारी कंपनीज, तो हम तैयार हैं। बेस्ड ऑन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर हम जब बात करते हैं, तो क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिक एक ही चीज जो मैंने बताई, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना? कंजर्वेशन ऑफ मास है। कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर हम हिंदी में बात करें, तो मास को ना तोड़ा जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, वो बस केवल एक चीजों से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा क्या है? बेस्ड ऑन लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन उसका डेफिनेट होगा, है ना? अगर ये प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? घात। लाइक कि हाँ 2:1, तो 2:1 के उसी दायरे में रखा जाएगा, क्या प्रोपोर्शन होगा, तो वो उस हिसाब से तभी बनेगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना? वो ये नहीं कि 1.9:2.1 ले लिया, या 1.9:1.1 ले लिया, है ना? वैसे नहीं, होल नंबर में होगा और डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा, है ना? डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन ऑफ मास, इन तीनों पर बेस्ड होंगी सारी चीजें। ये सारी चीजें थी डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटॉमिक। आगे आते हैं माइकल फेरेडे। माइकल फेरेडे का जो उनका जो सीन रहा है, फ्रॉम 1791 टू 1867 तक चीजें रही उनके साथ। he discovered that certain materials when dissolved in water conduct electricity। ये चीज तो बहुत ही नॉर्मल है, हमने क्लास 7th 8th में, जब नहीं, हमारे यहाँ स्कूलों में, कॉन्वेंट जो भी स्कूल हैं, जितने भी स्कूल हैं, सब में स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, सारे स्कूलों की बात कर रहा हूँ। तो उनमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स का वाला दिन होता है, जिसमें साइंस एक्सपेरिमेंट्स कराते थे। तो मैंने जो मेरे स्कूल में जो कराते थे, एक मेरा दोस्त था, उसने एक टम्बलर भरा, और इधर से वायर डाले, इधर से वायर डाले, और बगल से पीछे से, मतलब उस बकेट में पहले तो मिनरल्स ऐड ऑन करे, मतलब सारी चीजें ऐड ऑन करी, सॉल्ट वगैरह जो भी चीजें ऐड ऑन करी, सारी ऐड ऑन करी, और बगल से उसने बैटरी लगाई, और ऊपर एक उसी से कनेक्शन लगाकर एक 5 रुपए का बल्ब आया करता था, ऐसा करता, ऐसे करके 5 रुपए का एक बल्ब आया करता था, पीली कलर की उसमें रोशनी होती थी, येलो बल्ब उसे कहा करते थे। और सारी स्टेशनरी शॉप पे मिल जा, उसपे जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी शॉप पे मिल जाता था।
और उस बल्ब को क्या करते थे, ग्लो करते थे, लाइक ऐसे। उसमें क्या करते थे कि बीच में जो आपका वायरिंग नहीं होती थी, इंटरनल जो कैटायंस और एनायंस की वो जो चीजें थी, उसकी मदद से केवल वो बल्ब क्या होता था, ग्लो होता था। बेसिक जो कनेक्शन करता था, उसमें वायरिंग कनेक्शन नहीं करती थी। उसमें जो प्रेजेंट होने वाले जो बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो चीजें प्रेजेंट हुआ करती थी, कैटायंस और एनायंस, उनकी मदद से, उनकी बदौलत वो बल्ब का कनेक्शन पूरा हुआ करता था और वो बल्ब ग्लो किया करता था। तो ये सारी चीजें साइंस एक्सपेरिमेंट्स में मेरे स्कूल में जाती थी, ठीक है। अब माइकल फेरेडे ने क्या किया, ही डिस्कवर्ड दैट सर्टेन मटेरियल्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लाइक एनोड। एनोड पे क्या, एनायंस जुड़ेंगे, तो जो एनोड है पॉजिटिवली चार्ज। पानी में क्या, कैटायंस एनायंस दोनों चीजें। अगर हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस मिला रहे हैं, उसमें कैटायंस एनायंस दोनों चीजें। पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज आप लिख भी लो चाहे तो, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, उसी का उल्टा, और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे ये एनोड और यहाँ पे मिलेंगे क्या, एनायंस। और जब ये कैथोड, कैथोड क्या नेगेटिव, तो कैथोड पे क्या मिलेंगे, कैटायंस। तो नेगेटिव पॉजिटिव अटैक होगा, अटैच्ड होगा, और पॉजिटिव पर नेगेटिव। मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन। जो हम चार्ज को पास करेंगे, बेसिकली जितना भी चार्ज पास होगा, वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास पर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्या मतलब होते हैं, लाइक जैसे कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ना। अगर यहाँ पर अगर m का स्क्वायर कर देंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2m कर देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2q। बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर इस चीज को अगर मैं यहाँ पे फोकस करूं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि जितना ज्यादा मैं पढ़ूंगा, उतने अच्छे मेरे मार्क्स आएंगे। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जितना कम मैं पढ़ूंगा, उतनी बदमाशी मैं ज्यादा करूंगा, या फिर जितनी बदमाशी मैं कम करूंगा, उतना मैं ज्यादा पढ़ूंगा, है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या है, जितना मैं पढ़ूंगा ज्यादा, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, उतना अच्छा मेरा करियर ग्रो करेगा, और उतनी अच्छी चीजें मेरे साथ चीजें होंगी, ठीक। ओके, तो मतलब जो चीज, अगर मास यहाँ पर इंक्रीज करेगा तो क्यू यहाँ पर इंक्रीज करेगा। मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। जितना ज्यादा मास होगा सॉल्यूशन का, उतना ज्यादा चार्ज पास करेगा चार्ज ज्यादा, जितना ज्यादा मास होगा, ठीक। चलो चलते आ जाओ। तो अब आ जाते हैं जी जे स्टोनी, 1826 टू 1911। यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन साहब ने की थी, पर जे थॉमसन साहब ने करी थी उन बाद में, लाइक 1897 में करी थी, जो ये जे थॉमसन साहब ने। पर उनका नाम जो इलेक्ट्रॉन का रख दिया था, वो पहले ही रख दिया था 1891 में। लाइक आप पढ़ते हैं, ही रियलाइज देयर मस्ट बी सम फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सम फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एटमॉस इज नॉट द ओनली इंडिविजिबल पार्टिकल। उसके नीचे भी हैं चीजें। तो क्या इनको क्या भनक सी लग गई थी, महसूस से लग गई थी, लाइक कि नहीं, कि अगर मम्मी मुझे अगर काम दे जा रही है कि दूध ना उफने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि दूध नहीं उफन रहा। पर यार फिर मन किया, लाओ एक 5 मिनट का एक पबजी का गेम डाउनलोड करता हूँ, खट से मैं पबजी खेल लूंगा उतनी देर में। और मम्मी को कहीं ना कहीं भनक लग जाती है, कहीं ना कहीं स्मेल आने लगती है दूध की, कि हाँ दूध अब उबलने वाला है, या जो भी चीजें हैं। और वो बगल में खड़ा होकर गेम खेल रहा है, उसको नहीं दिखता कि हाँ दूध उफनने वाला है क्या नहीं, ठीक है। तो क्या इनको एक भनक से लग गई वैसी, देयर इज सम फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी associated with atoms. He named this unit as electron. 1891 में, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जो आज के टाइम पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता होगा कि बहुत से लोगों को, मतलब कि जे जे, मतलब ऐसा मैं वो ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, कि मैं भी एक इंजीनियर हूँ। पर एक बात बता रहा हूँ कि जी जे स्टोनी ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। 1826 से और 1911 तक उनका कार्यकाल रहा। ही रियलाइज दैट कि हाँ ये सारी चीजें, ही नेम्ड दिस यूनिट इलेक्ट्रॉन इन 1891, बट he had no means of supporting his idea until 1897. तब तक जे जे थॉमसन ने उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया, when जे जे थॉमसन proposed the existence of the electron, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, सीआरटी एक्सपेरिमेंट।
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक तो बहुत सारी चीजें बेसिक बेसिक चल रही थी और बहुत सारी थ्योरी से लिंक था, पर ये जो बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है, जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो बेसिक हम चीजें पढ़ेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज हम करने जा रहे हैं। मतलब अपने बच्चों, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब ये एरोप्लेन टेक ऑफ पे है ना। अब मतलब उड़ेगा इन द सेंस, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज होगी। तो ये क्या है, कैथोड, कैथोड इज नेगेटिवली, और एनोड क्या है, पॉजिटिवली। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, एक हाई वोल्टेज लगेगा, हाई वोल्टेज, जस्ट हाई वोल्टेज लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज, हाई वोल्टेज जनरेटर। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, एट वेरी लो प्रेशर, है ना। दो कंडीशन के साथ ये सीआरटी एक्सपेरिमेंट किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना ये। बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा जेई में, नीट में, या 11th में, या 12th में, या कहीं भी कुछ भी हो सकता है कि मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सा, व्हाट वर द टू बेसिक नीड्स, या फिर दो प्रॉपर्टीज क्या थी कि वो जो चीजें ली गई थी डिस्चार्ज ट्यूब में। पहली क्या थी, एट वेरी लो प्रेशर। और एक राज की बात अगर मैं बताऊं, राज की बात एक मैं बताऊं कि वो वैक्यूम था, है ना। बेसिकली वैक्यूम की बात हो रही थी यहाँ पर, क्या हो रही थी, वैक्यूम की बात हो रही थी। और दूसरा क्या था, एट वेरी हाई, एट हाई वोल्टेज, एट हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज जब था। तो ये दो कंडीशंस थे, तब हमारा क्या बेसिक एक्सपेरिमेंट हुआ था, सीआरटी एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें मिला क्या था, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हमने रेज निकाली, यहाँ से जो निकली रेज, उनको एनोड रेज कहा गया, क्योंकि एनोड से निकल रही थी, एनोड रेज कहा गया। ये क्या था, यहाँ पे जो था बैकग्राउंड, यहाँ पे जो स्लेट स्ट्रिप लगी थी या मटेरियल लगा था, वो फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट लगा था। फ्लोरेसेंट का क्या मतलब है, चमकीला पदार्थ। या उस चीज पर जैसे ही चीज कोई भी होती थी, जैसे ही कोई भी चीज आकर स्ट्राइक होती थी, तो वो चमकने लगता था। फ्लोरेसेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, जिस पे अगर कोई भी चीज स्ट्राइक की जाए, पहले से नहीं चमकते, कोई भी चीज अगर स्ट्राइक की जाए तो चमकने लगते हैं। जैसे कि जुगनू, जुगनू अगर किसी ने पकड़े हो रात में, मैं बहुत, जब मैं गाँव जाया करता था तो रात बिरात में घूमता था जब, तो मुझे जुगनू दिखाई करते थे। वो एकदम ब्लिंक करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, फिर एकदम से बंद, फिर ब्लिंक करेंगे, फिर बंद, है ना। वैसे ही जुगनू टाइप की चीज, जैसे चमकने वाली चीज, जब कुछ भी कोई पार्टिकल यहाँ पर आकर इस पे स्ट्राइक करता था, तो वो फ्लोरेसेंट मटेरियल का काम यही था कि वो चमकता था। ठीक है। जब यहाँ से कैथोड रेज छोड़ी गई, तो ये पाया गया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कोई ना कोई मटेरियल है जो है इनविजिबल, इनविजिबल है, पर वहां जब जाके टकराता है तो चमक पैदा करता है, जो कि प्रॉपर्टी थी फ्लोरेसेंट मटेरियल की, जब वहां पे लगाया गया। लाइक हैरी पॉटर मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो, हैरी पॉटर में क्या था, हैरी पॉटर जो था, उनके पिताजी जो थे, उन्होंने क्या एक चादर दे रखी थी, एक ऊपर से ओढ़ने के लिए दे रखी थी, कि आप उसको जब पहन लोगे तो आप इनविजिबल हो जाओ, होगे वहां पे प्रेजेंट, पर क्या हो जाओगे, इनविजिबल। वहां पे आपकी उपस्थिति नहीं दिखेगी, पर होगे आप उपस्थित। वैसे ही क्या थे इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज में थे क्या, पार्टिकल्स, स्मॉल 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 इलेक्ट्रॉन्स थे, वैसे करके एक पूरी रे बन जा रही थी। तो ये जा रही थी फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। ठीक है। पर थे वो पार्टिकल, पर हमें दिख नहीं रहे थे। दिखते क्या, हमें महसूस कैसे हुई? जैसे कि एक हवा है, हवा जैसे आंधी आती है, लाइक कि अभी मौसम अगर खराब है, आंधी आ जाए, तो हमें आंधी का महसूस कैसे कैसे पता चलेगा कि आंधी आ रही, जब वो किसी पेड़ को उखाड़ दे रही है, या फिर जो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं वो खंभे गिरा दे रही है, तो गाड़ी पलट दे रही है ना, हम उड़े जा रहे हैं, हमारे जो कपड़े हैं, जो हमारे, वो एक छत से दूसरी छत पे जाके गिर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हमें इस चीज को महसूस कराती है कि हाँ आंधी आ गई है, हवा आ गई। तो वो चीज थी, जब यहाँ पर आके चमकदार सब्सटेंस जो हमने लगाया, वहां पे जब चमक पैदा हुई, तो हमें पता चला कि नहीं, कोई ना कोई तो पार्टिकल है जो आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। बाद में पता चला कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से चीजें खोज की गई। और इस ही केस में एक तीर से दो निशाने हुए, यहाँ पे, यहीं पर एनोड रेज जब उल्टी करके डाली गई, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम चले, है ना, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम चले, तो हमें पता चला कि भाई, यहाँ से जब हमने ये सेम एक्सपेरिमेंट, जब हमने एनोड से रेज छोड़ी, तो पता चला कि भाई यहाँ पे प्रोटॉन की भी चीज थी।
है ना? यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन हुआ कैथोड से एनोड, और यहाँ पे जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए, तो यहाँ से प्रोटॉन की खोज हुई। हम आगे भी देखें, ठीक है? आगे आने वाले चैप्टर्स में हम अभी देखते हैं, ठीक है? यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, ये सारी चीजें क्या है? कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, दीज आर इनविजिबल। लाइक क्या? कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। कैथोड रेज कहाँ से स्टार्ट होती है? कैथोड से, और जा किधर रही? मूव टुवर्ड्स एनोड, है ना? हर कोई देख पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जब दूसरी की बात करें, दीज आर इनविजिबल, है ना? विजिबल नहीं है, ये इनविजिबल है, बट कॉज फ्लोरेसेंट मटेरियल्स टू ग्लो व्हेन हिट बाय देम। फ्लोरेसेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं? चमकदार मटेरियल्स, है ना? ग्लोइंग मटेरियल्स, ग्लोइंग मटेरियल्स, ठीक। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मैं आगे अभी बहुत ही बढ़िया सी एक पीपीटी लाया हूं, जिसमें इस लाइन को मैं, ये बहुत ही स्टार मार्क करके रख लो। ये तो मतलब बेसिक ये है कि जो विव रीजनिंग नहीं, बहुत सारे जो एक क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारे पैरास लिखे रहते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है ना? उसमें ऊपर नीचे चेंज कर देते हैं कि क्या कैथोड रेज की ये चीज दे देंगे, क्या कैथोड रेज के बारे में डिस्क्रिप्शन है, और इनमें से कोई भी 4 पॉइंट उठा लिए, उनको आगे पीछे रिशफल कर दिया, या रीअरेंज कर दिया, या उनको आगे पीछे करके लिख दिया, और वहां पे 4 ऑप्शन दे दिए, और कोई एक ऑप्शन सही होगा, या 2 ऑप्शन सही होंगे, या 3 ऑप्शन सही होंगे, है ना? तो ये चीजें होती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तब जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। अगर अभी नहीं समझ में आया, आगे मैं एनिमेशन में दिखाऊंगा, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। Cathode rays cast shadows of an object placed in its path and produce mechanical effects on a small pedal wheel. Mechanical effect है ना, बहुत ही important point है ये। Mechanical effect on a small pedal wheel. Like अगर विंड एनर्जी की अगर बात करें, तो बड़े-बड़े विंड मिल्स किसी ने देखे? विंड मिल्स बड़े-बड़े फोटोज में तो हर किसी ने देखे होंगे, इमेजेस में, ज्योग्राफी की बुक में देखे होंगे, या साइंस की बुक में देखे होंगे। ऐसे करके बड़े से वो स्टैंड होते थे, और ऐसे बड़े-बड़े से फैंस होते हैं। जब एयर जब आती है, इन फैंस को घुमाती है, रोटेट कराती है, मैकेनिकली रोटेट कराती है। यहाँ पे सारी चीजें बनी रहती हैं, है ना? और वहां से क्या हम विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना? कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना? वो सारी चीजें। तो यहाँ पे बेसिक क्या होगा, मैं आगे आने वाली भी स्लाइड में ही लेकर आया हूँ, वो बहुत ही अच्छा एनिमेशन लेकर आया हूँ। उसमें एक पैडल दिखाऊंगा आपको, जो पैडल मूव करने लगता है ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीम। कैथोड रेज जब उस पे पैडल्स पे स्ट्राइक करती हैं, तो उससे वो जो पैडल है, वो व्हील है, वो मैकेनिकली रोटेट करने लगता है कुछ ना कुछ, और जबकि है इनविजिबल। तो ये कैसी चीजें हो रही हैं? यानी इसका मतलब कुछ ना कुछ है, वहां से डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, ठीक है? ये सारी चीजें, दीज रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं होंगी, तो कैथोड रेज क्या जाएंगी? सीधी चली जाएंगी। पर अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, तो वो डिफ्लेक्ट होंगी। लाइक, या ऐसे भी डिफ्लेक्ट हो सकती है, ऐसे भी डिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर नहीं कोई भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, तो सीधी निकल जाएंगी, है ना? अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं दिखाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और गैस प्रेजेंट इन इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैथोड रेज क्या होती हैं? डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और गैस। पर एनोड रेज की जब हम बात करेंगे, तो वहां पर क्या होगा? इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस की हम कहा बात कर रहे हैं? बेटा यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसका पता है दूसरा नाम क्या है? सीआरटी एक्सपेरिमेंट तो है ही। सीआरटी एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब, है ना? सीआरटी। और दूसरा नाम क्या है? डिस्चार्ज डिस्चार्ज ट्यूब। तो जब डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस प्रेजेंट होती है ना, इस सीआरटी, जब कैथोड रेज के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी गैस प्रेजेंट हो, हमें इससे मतलब नहीं पड़ता। पर एनोड रेज में दिक्कत है, तभी वहां पे हाइड्रोजन लिया जाता है। जब हाइड्रोजन लिया जाता है, हाइड्रोजन को जब वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो H प्लस के फॉर्म में आएगा, और दिस इज द स्मॉलेस्ट, यहाँ एटॉमिक नंबर 1H1, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1 होते हैं। तब यहाँ से जो H प्लस को क्या बोला गया है?
प्रोटॉन का दर्जा दिया जाता है। ये सारी आने वाली लेक्चर्स में भी मैं दिखाऊंगा, है ना, इसीलिए बने रहे मेरे साथ। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, अब आगे चलते हैं। लाइक अब अगर किसी ने देखा हो बचपन में, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, एक पीला कलर का बल्ब आया करता था जिसमें ये फिलामेंट हुआ करता था, और ऐसे करके ये था, जो बहुत हीट, गर्मियों में भी बहुत हीट देता था और सर्दियों के लिए बहुत फायदेमंद होता था। यहाँ भाई आराम से लगा दिया करते थे और रूम एकदम से गर्म हो जाता था, बढ़िया हीटर का काम करता था, है ना। आजकल अगर हम देखें तो पेटीज की दुकान पे भी दिखता है कि छोटा सा बढ़िया आराम से बॉक्स रहता है, उसके अंदर पीले कलर का बल्ब रहता है, जो यहाँ पे या क्वेश्चंस अगर हम लोगों ने करे हो वर्क एनर्जी में, उसमें 100 वॉट लिखा रहता है, ऐसे करके उसकी मार्किंग लिखी रहती थी। तो बेसिक में बताने का मेरा मतलब ये है कि इस बल्ब के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती थी, पता है किसी को, याद है किसी को? इस बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती थी? सोचो एक बार। इस बल्ब के अंदर आर्गन प्रेजेंट होती थी। कौन सी? आर्गन गैस प्रेजेंट होती थी। या और बहुत सारी गैसेस नहीं थी, हीलियम नहीं थी, हाइड्रोजन नहीं थी, या नियोन नहीं थी, कौन सी गैसेस नहीं थी? पर आर्गन वाज द ओनली सुटेबल गैस टू रिमेन द टंगस्टन टू बी बर्निंग, है ना। टंगस्टन जो होता था फ्यूज हो जाया करता था, कभी कभार हम देखा करते थे बल्ब उतार के कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा, मम्मी कहती थी ये बल्ब नहीं जल रहा, बल्ब उतारो, बल्ब लगाओ, है ना, बल्ब देखते थे तो टंगस्टन फ्यूज हो जाता था, कभी कभार देखते थे, तो ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ द टंगस्टन इट गेट्स फ्यूज, है ना। पर जो सुटेबल, जो चीज थी, जो सुटेबल गैस थी, जो टंगस्टन को बनाए रखती थी टू बी ग्लोड, वो कौन सी थी? आर्गन थी। वैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब में जब ये कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें कौन सी गैस रहेगी वो मतलब नहीं रखती, पर एनोड रेज की जब हम बात करेंगे, जहां पे प्रोटॉन की खोज हुई थी, वहां पर गैसेस कौन सी प्रेजेंट हो रही हैं, इस चीज का बहुत महत्व पड़ेगा, ठीक है? वो आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे हम, बने रहिए मेरे साथ। कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड मेटल्स। कैथोड रेज पेनिट्रेट, कैथोड रेज में होता क्या है? अच्छा, कैथोड रेज इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दे are eligible to penetrate through thin sheets of aluminum and metals. Charge to mass ratio is universal constant for cathode rays. Charge to mass ratio, E by M, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। E by M पे ये एक बार जेई मेंस में क्वेश्चन आया है। जेई मेंस में क्या क्वेश्चन आया है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स कौन से होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम 2+, है ना, हीलियम 2+। इन चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी आगे आने वाले लेक्चर में, ये क्वेश्चन कराऊंगा। ई बाई एम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई एम रेशियो में आप लगा दीजिए इन चारों को, और एक एक चार ऑप्शन बना दिए, और 4 नंबर का एक बेसिक क्वेश्चन, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की पहले लेक्चर से मैंने क्वेश्चन बना दिया जेईई मेंस का, और ये आया हुआ क्वेश्चन। तो मेरे साथ बने रहेंगे तो आने वाली, और जबकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल लेक्चर है पहला, आगे आने वाले लेक्चर्स में और मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई बाई एम रेशियो क्या है? इक्वल्स टू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। कैसे आता है ये भी अगर मैं बताऊं, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, है ना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, है ना। जब 19 में से 31 यहाँ पे, जब ये प्लस का आ जाएगा नीचे से ऊपर आके माइनस करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगी, ठीक। 1.76 इंटू 10 प्लस 11 कूलम पर केजी। आगे चलकर चलिए, हाँ ये देखिए, जब मैंने क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का प्रभाव नहीं होगा, तो कैथोड रेज जो निकलेंगी नेगेटिव चार्ज से, एक मिनट कलर में चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर ले लेता हूँ। जब नेगेटिव चार्ज से निकलेंगी बेटा, ये नेगेटिव, कैथोड रेज जब निकलेंगे नेगेटिव से, तो क्या होगा? और ये पॉजिटिव पे जब जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, तो ये सीधी निकल जाएंगे, स्ट्रेट निकल जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे। पर अगर मैं यहीं पर अगर मैं यहीं पर क्या करूं, एक काम करूं, अगर मैं कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ पे लगा के ऐसे करके बॉक्स, ये बैटरी लगा दूं, ये बैटरी अगर मैं लगा दूं और यहाँ पर नेगेटिव अगर चार्ज लगा दूं, तो ये बीम है किसकी? कैथोड रे की बीम है, ये इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स होते कैसे चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स, और ये ऊपर क्या है? पॉजिटिव, तो ये डिफ्लेक्शन किस तरफ आएगा? ये जो रे जो सीधे जा रही है बेटा, ये किस तरफ मूव करेगी? है ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये नेगेटिवली चार्ज है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगा, ये डिफ्लेक्शन
इस तरफ हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब प्रभाव आएगा इसमें कैथोड रे ट्यूब में सीआरटी एक्सपेरिमेंट में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाएगा या पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, नोड की तरफ निकल जाएगा। तो ये एनिमेशन एक लेकर आया तो अभी चल नहीं रही है, पर मैं आपको दिखाऊंगा आगे आने वाली स्लाइड में जरूर लेकर आऊंगा। और जो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब का बेसिक जो यूज है, जो आज के टाइम पे हमने यूज किया है, ये है आपकी टेलीविजन, टीवी। जो पहले जमाने में टीवी आया करती थी, ऐसी करके बॉक्स आया करती थी टीवी, या फिर जो मॉनिटर्स आया करते थे, मॉनिटर जो आया करते थे विंडोज 7 वाले, माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट के। मैं ये बता दूं, ये जो मेरी ये वीडियो है, ये कोई माइक्रोसॉफ्ट से स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर हाँ अगर स्पॉन्सर करना चाहें तो आई एम वेरी रेडी टू कोलैब विद देम, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज 7 के जो पीस वो आते थे, मॉनिटर्स आते थे, तो वो चीज किस पे बेस्ड थी, सीआरटी पे। और या टेलीविजन जो आती थी, हम लोग उठा के ऐसे करके बक्से की तरह ऐसे रखा करते थे एकदम, उसका पीछे ऐसे करके वो निकला रहता था और सामने स्क्रीन रहती थी, और बहुत ही ज्यादा पिक्चर क्वालिटी एकदम बिल्कुल परफेक्ट होती थी। तो वो कैथोड रे सीआरटी एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये जो डिफ्लेक्शन वगैरह करा के ऐसे करके बीम ऐसे ऐसे करके पॉइंट 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 करके बनती है। और जो स्क्रीन होती है वो स्क्रीन किसकी होती है, फॉस्फर स्क्रीन होती है। फॉस्फर स्क्रीन पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स पड़ती हैं, और वो बेसिक बाद में एक जनरेट क्या करता है, एक पैटर्न जनरेट करता है, जिससे हम पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं बहुत ही क्लियर। आज के टाइम पे तो ऐसी एलसीडीज आने लगी, ऐसे आई और ये आए, ऐसी एलसीडीज आने लगी, या फिर एकदम बहुत ही ज्यादा थिन, एकदम बिल्कुल कोई उसमें थिकनेस नहीं, बहुत ही ज्यादा थिन एलसीडीज आने लगी। पर पिक्चर क्वालिटी इसमें जो मिला करती थी, चैनल्स एचडी आने लगे हैं आज के टाइम पे, तो जो पिक्चर क्वालिटी इसमें आया करती थी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन बीम या फिर सीआरटी एक्सपेरिमेंट की वजह से, वो इसमें बहुत बेस्ट आती थी। ठीक, आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं चलिए क्या क्या चीजें हैं। चार्ज टू मास रेशियो, ये चार्ज टू मास रेशियो, पी बाई एम। पी बाई एम की जब मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया था चार्ज टू मास रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी बाई एम जो बहुत जो यूनिवर्सल एक कांस्टेंट जो मैंने बताया था, यूनिवर्सल यूनिवर्सल कांस्टेंट जो मैंने बताया था, वो वैल्यू क्या ली थी बेटा मैंने, 1.76 इंटू 10 रेज टू पावर प्लस 11 कूलाम पर केजी, है ना। दिस वाज द बेसिक, क्या थी, स्टैंडर्ड वैल्यू थी ये, 1.76 इंटू 10 रेज टू पावर प्लस 11 कूलाम पर केजी, है ना। ये सारी चीजें थी। ये चीज हुई क्या, ये चीजें, ये क्या हमने ई बाई एम कैलकुलेट किया, क्यों हमने ई बाई एम इसलिए कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक चार्ज था, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम थी, वो वैल्यू नहीं पता थी हमें, वो वैल्यू हमें नहीं पता थी। हमें क्या पता था, हमें क्या चीजें पता थी कि हाँ भाई ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ भी प्रकोप नहीं है, या उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये जो वेव है, जो जो रेज है, ये जो कैथोड रेज है, वो क्या नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो सीधी इस बी पॉइंट पर निकल जाती थी, वो बी पॉइंट पर निकल गई। पर अगर मैं बात करूं यहीं पर, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक मिनट बस दीजिएगा मुझे, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और जो ये यहाँ पे मुझे मिल क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स करेंगे क्या, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो यहाँ से जा जाके जाते जाते और यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर जाके स्ट्राइक कर रहे थे। ये आगे एक डिस्क लगी हुई है, ये क्या है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फिर वही बड़ी बात, फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होती है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या करती है, यहाँ पर क्या करती है, प्रोवाइड करती है ग्लो, क्या करती है, ग्लो, इट इज ग्लोइंग स्क्रीन। जब कोई भी पार्टिकल टकराता है तो क्या करती है, ग्लो करती है स्क्रीन, ठीक। तो जब हम इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जब हम कनेक्शन में लेकर आएंगे कैथोड रेज को, तो ये जाहिर सी बात है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इंक्लाइन कर जाएगी। और जब कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो सीधी निकल जाएगी पॉइंट बी पर। यहाँ पर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन, या फिर नो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूंगा, जब मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैसे सेट किया है, जितना अपोजिट जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ऊपर ए पॉइंट की तरफ, उतने ही पावर का मैंने नॉर्थ और साउथ मैग्नेट लगाकर, उतने ही पावर का मैंने नीचे डिफ्लेक्शन लेकर आऊंगा। जितना
डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने की बेटे, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने की बच्चे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर मैं लेकर आया कैथोड रेज को, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स जो थे, उनका डिफ्लेक्शन पॉइंट ए की तरफ जितना जा रहा था, उतना ही मैंने ऐसा कुछ जुगाड़ बैठाई कि साउथ और नॉर्थ का एटम लगा, वो मैग्नेट लगाकर, कि वो सी पॉइंट की तरफ आ गया डिफ्लेक्ट होकर, वो सी पॉइंट की तरफ डिफ्लेक्ट होकर आ गया। ठीक। और बाद में मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। इन दोनों की इक्वल जब मैंने किया तो नेगलिफाई हो गया और ये पॉइंट बी पे पहुंच गया। तो यहाँ पर बेसिक इक्वेशन क्या बनेगी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, एक मिनट बस मैं कलर चेंज कर लूं जरा बच्चों। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी यहाँ पर, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स थी, इलेक्ट्रिक फोर्स जो थी यहाँ पर, वो किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक फोर्स के। किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक फोर्स के। बेसिक इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो गई यहाँ पर, मैग्नेटिक फोर्स के, फॉर द पॉइंट बी, फॉर द पॉइंट बी। किस पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए, पॉइंट बी, पॉइंट बी, बी पॉइंट, बी पॉइंट के लिए। अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड को बी से दर्शाऊंगा तो ये मत सोचना कि ये क्या लिख दिया या ये दोनों चीजें बराबर है, उस चीज को अलग रखना। और जो मैग्नेटिक फील्ड को मैं जो बी से रखूंगा उस चीज को अलग रखना, मैं ब्लू पेन से लिखूंगा वो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी आपके यहाँ पर क्यू टाइम्स ऑफ ई, क्यू टाइम्स ऑफ ई। ई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू टाइम्स ऑफ ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो बी, मैग्नेटिक फोर्स को हम कैसे दर्शाते हैं, बी से, बी टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगी आपकी, ई इंटू वी। और क्यू है क्या यहाँ पर, क्यू चार्ज है फॉर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ई इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, या फिर मैं एक बार जरा मैं एक बार मिटाकर इसको क्या लिखूं, एक मिनट रुकिए तो बस, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये, तो ये मैग्नेट फोर्स हो जाएगी आपकी बराबर, और इसके ये हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ कैपिटल ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ ई इंटू वी। ई से ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ वी आ जाएगी फर्स्ट वाले पार्ट से, वो आ जाएगी ई अपॉन बी, ई अपॉन बी, ई अपॉन बी। इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से अपने हाथ पैर खोल दीजिए और कॉपी पेन उठा लीजिए। v इक्वल्स टू ई अपॉन बी, केस वन ये कंप्लीट हो गया आपका। अब दूसरा एक जो केस है, वो दूसरा केस क्या है, जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करेंगे, तो वहां पे क्या है, मैकेनिकल रोटेशन चालू हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है ना, बेसिकली इसको लिख दो नोट बनाकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड की जब अब बात आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल रोटेशन आ जाएगा, मैकेनिकल रोटेशन आ जाएगा इन दिस, मैकेनिकल रोटेशन आ जाएगा इन दिस स्क्रीन। मैकेनिकल रोटेशन से क्या आ जाएगा, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर दोबारा से, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है रोटेशन का, इक्वल्स टू बी, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू बी, ना, बी टाइम्स ऑफ ई वी एक्चुअली, बी टाइम्स ऑफ ई वी। यहाँ से जो v की वैल्यू जब मैं यहाँ से पुट करूंगा और r की वैल्यू जब मैं यहाँ से पुट करूंगा, ओके, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक मिनट। हाँ, यस। तो जब यहाँ पर, तो हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैकेनिकल रोटेशन आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर मैकेनिकल रोटेशन की तरफ घूम जाएगा। तो मैकेनिकल रोटेशन के लिए क्या हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे, बेसिक सेम इक्वेशन ये लिख लेंगे, बी इंटू ईवी, बी इंटू ईवी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक। यहाँ से क्या कर देंगे, v और v को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा मेरे पास, E बाय m, जो ये m है,
ये मल्टीप्लाई में ऊपर इक्वेशन के इक्वल टू की उस तरफ है, तो यहाँ जब आएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा और मुझे चाहिए क्या रेशियो, ई बाई एम का रेशियो चाहिए। तो ई बाई एम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी अपॉन बी इंटू आर, वी अपॉन वी इंटू आर, तो ई अपॉन बी इंटू आर आ जाएगा। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या, यहाँ से कर देंगे इक्वेशन वन से जो उठाई होगी, ई बाई एम, ई बाई एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v क्या, ई अपॉन बी इंटू बी आर, ई अपॉन बी इंटू बी आर, यानी ई अपॉन बी स्क्वायर आर, ई अपॉन बी स्क्वायर आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो भी मार्क करना है मार्क कर लो, ठीक है। ई अपॉन बी स्क्वायर आर, ई अपॉन बी स्क्वायर आर, ठीक। आगे आ जाते हैं। अब ये आरएम मिल्कन्स है, यहाँ पर हम दूसरे लेक्चर से चालू करेंगे चीजें, है ना। यहाँ तक जो चीजें समझ में आई हूँ, अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा मुझे। आरएम मिल्कन एक्सपेरिमेंट जो है मैं अगले लेक्चर से चालू करूंगा। जो भी दिक्कत आई हो मुझे मेरे फीडबैक में भी बिल्कुल नीचे लिख दीजिएगा कमेंट में, यहाँ सर थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कि ये चीजें थोड़ी सी और अगर शार्पन हो जाएंगी तो यस बहुत ही मजा आएगा आपके साथ इस जर्नी में पढ़ने में। थैंक यू सो मच।